First of all, happy Independence Day to everyone. Today is Independence Day and सर ने हम सबको आप लोगों को सबको ये गिफ्ट दिया है Miracle. For today we are starting with Miracle first schedule, first paper. This is of polity. As sir already described about Miracle, हम लोग सीधा Miracle में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट इसमें बनाने वाले हैं. इफ़ यू विल डेली अटेम्प्ट दीज 50 क्वेश्चंस तो आपकी एक बहुत अच्छा सा कवरेज हो जाएगा. जो भी पोर्शंस, जो भी चीज़ें रह गई होंगी वो आप कवर अप कर सकेंगे. और एटलीस्ट नहीं तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि कौन से मेजर फोकसिंग टॉपिक्स हैं, कहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है और कौन से सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले पोर्शंस हैं. एज सर ऑलरेडी टेल कि 3 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. फर्स्ट है कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस आने मैंडेटरी हैं, ये सब करते हैं. अगर ये क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले ही गेम से बाहर हो जाते हैं. तो ये क्वेश्चन तो मैंडेटरी क्वेश्चन है. सो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस इनसे आएगा जो सब करेंगे. द सेकेंड इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. इसमें थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा एनालिसिस कि किस तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है, वो क्यों पूछ रहा है. यूनियन एग्जीक्यूटिव लिखा है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव लिखा है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, किस चीज़ से क्या चीज़ पूछना चाहता है. ये थोड़े से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और यही क्वेश्चन आपको एज दिलवाते हैं. जितना परसेंटेज हाई रखेंगे आप इन क्वेश्चंस को सही करने का, क्योंकि ये तो सभी को आते हैं, ये तो करने ही करने, इसमें तो आप बिल्कुल लिवरेज नहीं ले सकते. पर अगर थोड़ी बहुत गलती इन क्वेश्चंस में हुई भी है तो ये क्वेश्चंस आपको एक बहुत अच्छा एज दे सकते हैं. द लास्ट वन इज हार्ड. ये तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस होते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं. बहुत अच्छा लक हो, बहुत पहले से कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जैसे कि ग्रेजुएशन वगैरह में लोग पॉलिटी या इकोनॉमी में होते हैं और उससे कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, आपको वो टर्म पता है या कभी बायलॉग कहीं कुछ पढ़ा हो और वो भी याद रह जाए और वहाँ पे उस प्रेशर में, उस एनवायरनमेंट में आप कर सको तो बहुत अच्छा है. नहीं तो लीव दीज क्वेश्चंस. नाउ मेन फोकसिंग ऑन द सेकेंड पार्ट. इस क्वेश्चन के लिए आपको नॉलेज, एनालिसिस, कैलकुलेटिव गेसेस, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि हम 4 में से 2 ऑप्शन सही कर पाते हैं, 2 पे अटक जाते हैं. सो कैलकुलेटिव गेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एज वेल एज टेम्परामेंट. कि आपका एग्जाम में टेम्परामेंट कैसा है, आप किस तरीके से एग्जाम को देख रहे हो. नाउ अब क्योंकि फर्स्ट पॉलिटी है और पॉलिटी मैं ले रही हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि इंडियन पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से. सो नाउ फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट वाइज थिंग. सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है, हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं. आई एम टेकिंग द पॉलिटी. हम लोगों ने पेपर्स इस हिसाब से डिज़ाइन किए हैं. पॉलिटी में इतना करंट अफेयर्स आता नहीं है या जो गवर्नेंस वाले इश्यूज होते हैं उसमें प्री में इतना नहीं पूछा जाता, इसलिए हम थोड़ा पहले ले रहे हैं कि मीनवाइल जब तक इकोनॉमिक्स या एनवायरनमेंट का पोर्शन आए तो आपका ओवरऑल कवरेज हो जाए करंट अफेयर्स का भी. सो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में हम लोगों का मेजर फोकस जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सब कुछ इसी के राउंड अराउंड घूमेगा. दैट्स ऑल. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2 तरीकों से पढ़ा जाता है. द वन इज लेटर एंड अदर इज स्पिरिट. फॉर एग्जाम्पल सोशलिज्म हम ले लेते हैं एक वर्ड. सोशलिज्म इन लेटर मीन्स कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन. बस इतना तो सबको पता होगा कि रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसमें पूरी कंट्री के रिसोर्सेज पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास या स्टेट के पास होते हैं, उस चीज़ को सोशलिज्म कहा जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. Up in spirit about the Indian polity or Indian constitution, we describe distribution but not of resources, of opportunities.
दैट सिंपली मीन्स कि ऐसा नहीं है कि अगर अंबानी के पास 6 लाख करोड़ या वट एवर है तो वो अमाउंट गवर्नमेंट ले लेगी और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जो कि इसमें होता है। वो क्या करेगी कि वो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी कि ठीक है तुम भी आ जाओ, कमा लो, जो कर सकते हो कर लो। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन होता है बट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये गांधीयन प्रिंसिपल या गांधीयन सोशलिज्म इंडिया में प्रिवेल्ड होता है। सो ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन की चीज पढ़ी जाती है दैट वी हैव टू डू थिंग्स इन लेटर एज वेल इन स्पिरिट। सेम फॉर सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है वो कहता है कि स्टेट डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद रिलीजन, एज वेल एज इंडियन सेक्युलरिज्म इज नॉट एंटी रिलीजियस। नाइदर स्टेट के पास कोई, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। जैसे कि इस्लामिक स्टेट क्या करते हैं, उनका स्टेट रिलीजन डिफाइंड होता है इस्लाम। एंटी रिलीजियस या नॉन रिलीजियस स्टेट, उसमें क्या होता है जैसे कि फ्रांस में या वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की स्टेट का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, जो करना है करो। बट इंडिया इज नॉर एंटी रिलीजन, स्टेट रिलीजन डिसाइडेड नहीं है, बिल्कुल वाटर टाइट डेवलपमेंट, वाटर रिलीजन्स में बिल्कुल वाटर टाइट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है या सेपरेशन नहीं है। आइदर स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं है इन इंडिया। ये वर्ड जो बहुत अच्छे से डिफाइन किया था वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया था। सो आई होप कि आपको लेटर और स्पिरिट में अब डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। अब कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में भी रादर होता है कि पहले एंशिएंट उठा लो, फिर मेडिवल उठा लो, कभी आर्ट एंड कल्चर ले लो, या लोग जो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि मतलब मैं मॉडरेट से अलग पढ़ती थी, एक्सट्रीमिस्ट से अलग पढ़ती थी। इन ज्योग्राफी आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट उठा लो, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, कहीं से कुछ भी आप ले सकते हैं। सिलेबस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं चलता, पर फॉर पॉलिटी आई सजेस्ट कि एक क्रोनोलॉजी को आप प्लीज़ फॉलो करो। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियम्बल, ये आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू से। आज का लेक्चर भी बहुत हद तक आपको प्रियम्बल एक्सप्लेन करेगा और बताएगा कि एक एक वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। सेकेंड, व्हाट इज इंडिया। आप टेरिटरी में हैं, आप यूनियन में हैं, कोई नई स्टेट्स ज्वाइन होती हैं तो वो क्या करती हैं। देन सिटीजनशिप, क्या हाउ यू आर अ सिटीजन। आपको कुछ भी दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपकी प्लेस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, वेयर यू स्टैंड। द अदर इज सिटीजन। देन फंडामेंटल राइट्स, आपके राइट्स क्या हैं, फिर स्टेट की आपके अगेंस्ट क्या ड्यूटीज़ हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, एंड मैनी मोर। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एटलीस्ट पहले के चैप्टर्स पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ ज़्यादा अच्छे से आती है। दिस इज़ फॉर दोज जो स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज से। मैंने भी यही किया था कि आज स्टार्टेड विद टेस्ट सीरीज, पहले समझ में आए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, और अगर कोई और भी फॉलो करना चाहते हैं या रिवीजन भी इस पैटर्न पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस नाउ। अब आपको पॉलिटी को कैसे अज्यूम करना है और बाकी चीज़ों को बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना है वो फर्दर टीचर्स बताएंगे, बट पॉलिटी के लिए ये मेथड अच्छा होता है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इंडियन फेडरलिज्म इज कॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिक बिकॉज। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखो, उसके कीवर्ड्स पकड़ने की कोशिश करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं देखा होना चाहिए या कुछ भी और। सबसे पहले इंडियन फेडरलिज्म इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूएस फेडरलिज्म। यूएस फेडरलिज्म में स्टेट्स को बहुत पावरफुल स्टेटस मिला हुआ है। इन इंडिया स्टेट्स इतने पावरफुल स्टेटस में नहीं है। यहाँ पे यूनिटरी मेथड कई बार प्रिवेल होता है। कुछ बहुत अच्छे थिंकर्स इसे क्वाजी फेडरल भी कहते हैं, and this federalism we take it from Canada. Moving on to the question, Indian federalism is constitutionally asymmetric. सबसे पहला पॉइंट ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म आ गया मतलब कहीं ना कहीं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, स्टेट में और सेंटर की वर्किंग में सेपरेशन है, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन तो होगा ही होगा।
इंडियन फॉर्मेट में है तो मतलब थोड़ा सा यूनिटरी पैटर्न भी उसमें मिक्स होना चाहिए, बट इंडियन जैसे जो हम प्रिवेल कर रहे हैं आजकल, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना ही होना चाहिए, कोई स्टैट्यूटरी या कन्वेंशन बेस्ड नहीं होना चाहिए. द अदर इज असिमेट्री. असिमेट्री आई होप यू अंडरस्टैंड कि कुछ स्टेट्स को अलग प्रिविलेजेस दिए जाते हैं और कुछ स्टेट्स को अलग प्रिविलेजेस दिए जाते हैं. जैसे यूएस में ऑल 50 स्टेट्स हैविंग द सेम से, चाहे स्टेट छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे किसी डिसएडवांटेज एरिया पे है या स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सारे 50 स्टेट्स हैव द इक्वल स्टेटस. नाउ existence of a state including its territorial integrity is in the hands of parliament. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अगर पार्लियामेंट के हैंड पर है, लीव द थिंग कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, आपको आता है या नहीं आता है. मोर इम्पॉर्टेंट इज कि अगर पार्लियामेंट के हैंड में कोई चीज़ है तो फेडरल फीचर ही नहीं है ना, फिर तो यूनिटरी फीचर है. तो ये अपने आप ही गलत हो गया. सी यहाँ पे मोर इम्पॉर्टेंट इज कि क्वेश्चंस को डिकोड कैसे किया जाता है. तो ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करी जाएगी कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को डिकोड करो, आपको आता है या नहीं आता है. आपको थोड़ा बहुत भी फेडरल और यूनिटरी पता है तो हाउ यू कैन डिकोड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट स्टेटमेंट से मोर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर वेस्टेड टू सेंटर. अगेन ये एक यूनिटरी फीचर है, फेडरल फीचर ही नहीं है, तो ये चारों पैरामीटर्स पे आ रहा है या नहीं आ रहा तो नेक्स्ट बात हो जाती है. डिफरेंस इन द वे सम स्टेट्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन रिलेट टू स्टेट्स. अगर आपको एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं पता तो पुट डाउन द एग्जाम्पल. जैसे कि राज्यसभा, राज्यसभा में सारी स्टेट्स को इक्वल नंबर ऑफ सीट्स नहीं दिए गए हैं. नेक्स्ट इज स्पेशल प्रोविजंस अंडर 371. ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, असिमेट्री भी हो गया, फेडरल भी हो गया, और इंडियन तो ऑफ कोर्स हम एग्जांपल्स पुट कर रहे हैं तो इंडियन एग्जांपल्स हैं. लास्ट स्टेटमेंट से प्रेजेंस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी यूनियन को बहुत स्ट्रांग बना देती है. अगेन बाकी 3 यूनिटरी प्रोविजंस हैं, सिर्फ एक ही फेडरल फीचर है. Moving on to the next question, question number 2. The promise of assuring the dignity of individual as ensured in the preamble to the Constitution. Before this question, I want to have a look on the preamble as well. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. एक एक वर्ड जो preamble में लिखा है उसे अच्छे से देखो, मार्क करो, इन लेटर इन स्पिरिट क्या चीज़ कही गई है, सॉवरन कैसे, सॉवरैनिटी किस तरीके से हैम्पर होती है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैम्पर करती हैं नहीं करती हैं, सोशलिस्ट कैसे, जस्टिस, लिबर्टी, एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए. एंड द क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये है फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. डायरेक्टली स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं प्रियम्बल से. अपने ऊपर मेहरबानी करो और प्लीज़ ये प्रियम्बल याद कर लो. प्रियम्बल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ एक्सप्लेन इंडियन सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, कुछ भी पूछ लेते हैं. एज वेल एज कई इंटरव्यूज़ में डायरेक्टली इंटरव्यूअर्स यही पूछ लेते हैं कि प्रियम्बल सुना दो, एक एक फुल स्टॉप कॉमा कहाँ लगाए, कब अमेंडमेंट हुआ, कौन से केसेस में पार्ट बना, किस में रिमूव किया गया, एक एक वर्ड एक एक बात बहुत क्लियरली आनी चाहिए प्रियम्बल की. सो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है ये प्रियम्बल से है. फ्रेटर्निटी ऑफ द पीपल अश्योर करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज ऑन दिस थिंग कि हमें पॉलिटी में हमेशा ही एक चैप्टर जो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी चैप्टर है वो हिस्ट्री का दिया जाता है. वाई सो? पूरा का पूरा एक मॉडर्न इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की समरी है. ये बुक स्पेसिफिकली, या लक्ष्मीकांत जैसे हम लें, ये बुक स्पेसिफिकली सिविल सर्वेंट्स के लिए, और जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है उसको ये वाला पोर्शन तो वैसे ही आना चाहिए.
द रीज़न या रैशनल बिहाइंड इज, उस वक्त पे एग्जीक्यूटिव्स थे जो लेजिस्लेचर का काम करते थे, और अब या एंड ऑफ द डेवलपमेंट्स तक लेजिस्लेचर्स थे जो एग्जीक्यूशन का काम करते हैं. इस यूटर्न को समझाने के लिए ये चैप्टर दिया गया है. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसको इस पैरामीटर पे लेकर चलो कि लेजिस्लेटिव क्यों पावरफुल होती है और हम लोगों को लेजिस्लेचर क्यों लानी थी. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रेलेवेंस भी समझ में आएगा, इनके ऑब्जेक्टिव्स भी समझ में आएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन का भी रेलेवेंस समझ में आएगा कि हम लेजिस्लेचर को इतना पावरफुल क्यों बना देते हैं, क्यों उसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया की तरह यूज करते हैं. The question say each province and each princely state or group of state were added seats proportional to respective population. This is true. ये facts हैं. उसके बाद क्योंकि princely states जो भी आ रही थी उसको उनको population के accordingly दिया, या हमने first question में भी पढ़ा कि we have asymmetry in power system. Seats in each provinces that elected the CA were divided proportionally between major communities. Both the statements are correct. Factual question है, पर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट वाले चैप्टर को किस तरीके से आप मगअप करेंगे या किस तरीके से उसको अप्रोच लेंगे ये मैंने आपको बता दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफरेंट UTs. It has been prescribed in the constitution, is determined by the Union Home Minister, determined by the Parliament as well as President. UTs इंडिया में जो भी बने हैं उन सारे UTs के डिफरेंट रीजंस हैं. जैसे पुडुचेरी का है कि एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है फ्रेंच से. जम्मू एंड कश्मीर का नेशनल सिक्योरिटी रीज़न है. दिल्ली का ये है कि वो यूनियन का सीट है, एज वेल एज डिफरेंट रीजंस. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि अभी भी जो अराइज होगा, जम्मू एंड कश्मीर इटसेल्फ इज हैविंग द न्यू रीजन, लद्दाख इज हैविंग इट्स ओन रीजन. तो इसलिए ये पावर पार्लियामेंट को दिया गया कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ऑफ द कंट्री, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो लक्ष्मीकांत बुक है या हम जहाँ से भी पढ़ते हैं, DD बसु पढ़ते हो या जहाँ से भी प्रिपरेशन किया है, एक बहुत अच्छा सा चैप्टर आता है सेलियंट फीचर, जो हम सबको लगता है कि हम सबको आता है, पर उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी कैसे डिफ़र करती है, जो भी चीज़ें हमने बोरो करी हैं वो डिफरेंट कैसे हैं, इक्वालिटी के लॉज कैसे डिफरेंट हैं, जस्टिस हमारे में डिफरेंट कैसे है, जुडिशरी कैसे डिफरेंट है, ये सब चीज़ें वो चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है. और वो चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है जिससे हम आगे के ऑर्गन्स भी अच्छे से समझ पाएँ. तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट चैप्टर वेरी वेल. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. In the context of constitution and polity of a country, which of the following is are correct? Statement 1 says, a constitution determines the relationship among the people living in the territory and also the relationship between the people of government. Constitution की general definition यही है कि ये किसके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, सोर्स कौन है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हु ऑल आर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो किन के बीच में है, कहाँ पे है, ये तो बहुत जनरल डेफिनेशन है. अ कंट्री दैट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट नेसेसरली बी डेमोक्रेटिक. ऐसी स्टेटमेंट्स जो होती हैं इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये सही होती हैं क्योंकि आपको ना कुछ भी फैक्चुअल स्टेटेड नहीं है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. अ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. अगर कोई भी चीज़ स्टेटेड है, चार्टर है कि आपको इसके अकॉर्डिंगली काम करना है, ये प्रोटोकॉल है, ये शेड्यूल्ड हैं चीज़ें, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक प्रोटोकॉल की तरह ही हुआ ना, एक चार्टर की तरह ही हुआ. तो इट पुट द लिमिट्स, जो मर्जी आएगी वो नहीं कर सकते. ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है. So answer is C. Question number 6 is very factual in nature. अगर आपने पढ़ा है, ये आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि हमने रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के लिए फैज़ अली तो पढ़ा है, बट द अदर नेम्स हमने नहीं पढ़े होते हैं. तो अगर बहुत अच्छे से आता है तभी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो. द आंसर इज़ 1. ऑल्दो बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन था, हार्ड काइंड ऑफ में आई प्रेफर किया आता है.
क्वेश्चन नंबर 7, which of the following changes Indian Independence Act of 1947 में Constituent Assembly में थे? It empowers the Assembly to abrogate, alter any law made by the British Parliament in relation. I think इसके लिए तो कोई knowledge base की भी ज़रूरत नहीं है, common sense question है कि पूरी की पूरी authority जो है वो Constituent Assembly को दे दी जाती है. वैसे by the way जब Constituent Assembly आई थी तो वो सेकेंड कैबिनेट मिशन से आई थी, और जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कोई भी मीटिंग्स या सेशंस होते थे बिफोर इंडिपेंडेंस, तो उन्हें ब्रिटिशर से परमिशन लेना पड़ता था, तभी सेशंस वो लोग कंडक्ट कर सकते थे. द सेकेंड स्टेटमेंट सेज इट ऑल्सो मेड असेंबली अ लेजिस्लेटिव बॉडी टू एनैक्ट ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री. ऑफ कोर्स ये लेजिस्लेटिव बॉडी तो होगी कि उनके जाने के बाद भी कुछ टाइम तक लेजिस्लेशंस भी होंगे, उसके बाद भी जो लेजिस्लेटिव एक्शंस, लेजिस्लेटिव itself मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ मेकिंग बॉडी ही थी बाय इट्स सोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सिटीजनशिप. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आजकल आफ्टर CAA जम्मू कश्मीर जो हमने टेरिटोरियल एक्सटेंशन वहाँ पे किया है, उस तरीके से जो चेंजेस आए हैं उसके लिए सिटीजनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक ऑफिसेस कैन बी हेल्ड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया. ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मैंशनड है कि सिटीजन ऑफ इंडिया कौन कौन से ऑफिसेस होल्ड कर सकते हैं. प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल. प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसा कोई क्लॉज नहीं है. इन इंडिया बोथ नेचुरलाइज्ड एंड बाय बर्थ सिटीजन प्रेसिडेंट बन सकते हैं. US और इंडिया में यही चीज़ है कि वहाँ पे सिर्फ बाय बर्थ बन सकते हैं प्रेसिडेंट, और इंडिया में नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं. सो 1, 3 and 4 C इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. The constitutional government is one. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आने की ज़रूरत है कि what is a constitutional government. The words itself is very explanatory कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जिसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल करता है, कि कहाँ पे आपको वो ऐसी गवर्नमेंट है कि कहाँ पे आपको कब लॉ बनाने हैं, किन किन पार्ट में आप लॉ बना सकते हैं, कैसे इलेक्शंस होंगे, कितने टेन्योर्स होंगे. दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. पर इसमें एक पॉइंट बहुत बहुत अच्छा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स द फिक्स पीरियड, और वो पीरियड ऐसा नहीं होता कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लो कि ओके अभी कांग्रेस आ गई है या कोई गवर्नमेंट आ गई है, मैंने डिसाइड किया मैं कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, और 50 ईयर्स तक अब कोई इलेक्शंस नहीं होंगे. फिर वो भी तो है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही ना. बट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ लिमिटेड गवर्नमेंट. ये एक टेम्पररी पीरियड 5 साल 6 साल, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. सो दिस पॉइंट भी रिमेंबर रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो ये भी तो लिखा हो सकता है ना कि 50 साल तक के लिए डिसाइड हो गया है, बट दिस इज ऑल्सो लिमिटेड गवर्नमेंट. Number 1 statement places effective restrictions on individual liberty in the state authority. अगर अफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस रख रहे हैं इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर, तो गवर्नमेंट कैसे लिमिटेड हो गई? गवर्नमेंट तो ज़्यादा पावरफुल हुई ना इस स्टेटमेंट से. प्लेसेस अफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. लिमिटेड गवर्नमेंट का यही मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब गवर्नमेंट को लिमिट करता है कि आप इंडिविजुअल की या किसी भी चीज़ के डेकोरम से बाहर नहीं निकल सकते हो. और वैसे भी ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो एटलीस्ट ये दोनों पॉइंट तो खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, दो ऑप्शंस तो इरेडिकेट हो ही जाते हैं. 2 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जितने भी एक्ट्स हैं ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, बट इनको कहीं पे जॉट डाउन कर लो, कोई लिस्ट बना लो जिसमें आप
क्लियरली एक पॉइंट से आपको ये पता हो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कौन से एक्ट में आई थी. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज फर्स्ट मीटिंग, फैक्चुअल क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. जब वो मीट कर रहा था, ये भी सही है. द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एट द टाइम बट नॉट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी. At that time, Mahatma Gandhi was not there, and other important personality, Jinnah, is also not there. Why Jinnah should be there? Because जब भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, मुस्लिम लीग भी इलेक्ट हुई थी, ऑल्दो उन्होंने बॉयकॉट किया था, बट जिन्ना इज स्टिल नॉट इंक्लूडेड इन दैट असेंबली. 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 अगेन ऑन प्रियम्बल. प्लीज़ मैं बहुत बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि प्रियम्बल याद कर लो अगर आपने पॉलिटी समझनी है, एज वेल एज पॉलिटी में जितना जो चीज़ें समझ नहीं आई हैं ना, वो प्रियम्बल याद करने से शायद आ जाएंगी. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रियम्बल पे, जैसे कि एक ये है. प्रियम्बल कंटेन्स द समरी ऑफ एसेंस or essence of the constituent in the form of which of the following? Number 1 is source of the authority, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव, स्टेट ऑफ एडॉप्शन. ये सारी चीज़ें बोलती हैं. सोर्स जो है वो पीपल ऑफ इंडिया है. ये चीज़ में कभी मिस्टेक मत करना. तो ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 12. अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ इंडियन सिटीजनशिप. इंडियन सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस ईयर के लिए, क्योंकि बहुत सारे सिटीजनशिप में अमेंडमेंट्स आए हैं, टेरिटोरियल एक्सटेंशंस हुए हैं, जैसे कि कश्मीर, लद्दाख, इनके कैसे चेंजेस आएंगे वो, जैसे रोहिंग्या इश्यूज़ के टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं. उसके बाद सिटीजनशिप फॉर आसाम एंड अभी CAA में जो अमेंडमेंट की वजह से शाहीन बाग में हुआ, उस सब के लिए सिटीजनशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. द सिटीजन्स बिकम एन अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, तभी उसका डिप्राइव कर सकते हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. ये डिस्क्वालिफिकेशंस में लिखा हुआ है. सिटीजन हैज़ विद इन 5 years आफ्टर द रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइज बीइंग इम्प्रिजन्ड, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है. द सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरीली resident out of India for 7 years continuously. 1 and 3 are the statement. बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन आएगा इसमें से, स्टेटमेंट सीधा पूछ ली जाएंगे. सिटीजनशिप चैप्टर इसलिए प्लीज़ एक बार और फिर से कर लीजिएगा. नाउ अगेन द क्वेश्चन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और डेवलपमेंट्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओरिजिनली फ्रेम्ड. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा become the first Indian to join the Viceroy Legislative Council. ये क्वेश्चंस आपने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम डेफिनेटली सुना होगा और आपको पता होगा कि ही इज़ फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द काउंसिल, बट प्लीज़ रीड इट वेरी केयरफुली. इट्स नॉट लेजिस्लेटिव, इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ये फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इलेक्ट हुए थे. इससे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ चुके थे और वो 3 थे, राजा ऑफ बनारस, दिनकर राव वगैरह. सो ये यहाँ से गलत होता है. Question number 2, statement number 2 says the Government of India Act of 1919 introduced for the first time direct election in the country. Factual point है. So second statement is right. Question number 14. In the context of India, which of the following is the characteristic appropriate for permanent executive? अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स पता होने चाहिए. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इन इंडिया जो लेजिस्लेचर्स हम इलेक्ट करते हैं, दे ऑल्सो वर्क एज एग्जीक्यूटिव. की पॉलिसी डिराइव कौन करता है? ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है, ये एग्जीक्यूशन बॉडी होती है, ये इम्प्लीमेंटेशन बॉडी होती है. एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जो लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव बनते हैं वो टेम्पररी इन नेचर होते हैं. 5 साल बाद री इलेक्शन होंगे और फिर से नए एग्जीक्यूटिव्स, नए लेजिस्लेचर, उनके साथ साथ नए एग्जीक्यूटिव्स आएंगे. परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर द सिविल सर्वेंट्स. An agency for widening the scope of parliamentary democracy. Next statement say any agency for the implementation of public policy.
implementation of public policy, इसमें widening the scope, the agency for strengthening structure of federalism, the agency for facilitating stability and economic growth. देखिए ये मेरा बहुत important advice है कि जब भी statement type के questions आते हैं सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो, क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर दिखने वाले होते हैं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है. और यूपीएससी के पेपर से पहले भी लिखा है कि हो सकता है कि दोनों ही आंसर हो, पर मोर रेलिवेंट जो होगा, मोर एडजस्टेबल, मोर सूटेबल जो होगा वही सिलेक्टेड होगा. तो ऐसे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में चाहे आपको मिल भी जाए, अब सेकंड से हमें पता चल गया था कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, एग्जीक्यूटिव का काम ही ये है, बट स्टिल गो टू द लास्ट. तो B is the correct answer of this. Moving on to the question number 15. Federal Scheme of Constitution of India. ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है चैप्टर के बाद, और आपको ये पूरी लिस्ट बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए. फेडरल स्कीम जो है वो 1935 के गवर्नमेंट एक्ट से लिया गया था. क्वेश्चन नंबर 16. A child born on the soil of India not given the citizenship by the birth despite her mother being an Indian citizen. Question number 16. A child born on Indian soil was not given. ये Indian citizenship पे question है. Citizenship as I said कि बहुत important चीज़ है. Indian citizenship हम 6 तरीकों से incorporate कर सकते हैं. First is जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ये ज़्यादातर माइग्रेटरी इश्यूज लेता है. आप इसमें देखोगे कि इट्स जस्ट अ नंबर ऑफ गेम्स कि उसके पेरेंट्स यहाँ के थे, नहीं थे, फिर वो गए, फिर वो वापस आ गए. ये माइग्रेशन क्लॉजेस को ज़्यादा मेंशन करता है. द सेकेंड इज बर्थ, थर्ड naturalization, fourth is descent, fifth is registration, and sixth is newly incorporated territories. ये वाला जो पॉइंट है ये ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है, इसलिए इसके पूछने के चांसेस बनते हैं. Moving back to the question, a child born on Indian soil was not given a citizenship by the birth despite of her mother being an Indian. Why? तो इसके इन्होंने सिचुएशंस दिए हुए हैं. मदर ऑफ अ चाइल्ड मस्ट हैव बीन अ नेचुरलाइज सिटीजन, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है. अ चाइल्ड मस्ट हैव बीन बॉर्न ऑन अ टेरिटरी एक्वायर्ड और इनकॉपरेटेड बाय इंडिया आफ्टर एनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये इसके लिए तो पार्लियामेंट को एक्ट मिल रहा है, और इसीलिए जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो रहे. जनरली जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं सिटीजनशिप को लेकर वो सिटीजनशिप एक्ट में होते हैं. ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अमेंड होता है, सिटीजनशिप एक्ट अमेंड हो रहा है अभी भी. नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज द फादर ऑफ अ चाइल्ड मस्ट बी अ माइनर. नहीं, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है. ही इज़ अ इलीगल माइग्रेंट. अगर वो इलीगली इंडिया में रह रहे हैं तभी उसे सिटीजनशिप डिप्राइव करी जाएगी. डी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आने चाहिए. ये क्वेश्चन एज देते हैं. द आंसर इज पिट्स इंडिया एक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 says the term territory of India has a wider expression than the term Union of India. Second statement says the state of union territories are members of federal system and share distribution of power with center. First statement में territory of India जो है ये include करता है states plus UTs plus future में आप जो भी टेरिटरीज एक्वायर करते हो वो भी, वेयर एज यूनियन में सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स आते हैं. तो दिस इज़ अ वाइडर एक्सप्रेशन. और यहाँ पे यूटीज तो वैसे ही यूनियन का ही पार्ट है, वो यूनियन की डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज होती हैं, तो ओनली स्टेट्स शेयर.
ये बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर को सर किसने दिलवाया था, किसने शपथ दिलवाई थी, दैट इज लॉर्ड माउंटबैटन. क्वेश्चन नंबर 20 says the Constitution of India being federal in structure divides power between center and state. Which are the powers? Separation of power is a different concept and state and center की power में ये एक बहुत different concept है. Federalism says only about this. Federal में state में और center में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितने अच्छे से पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, फेडरलिज्म सिर्फ इस बारे में बताता है. कौन कौन सी पावर्स डिराइव होती हैं इससे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल. जुडिशरी इन इंडिया इज इंडिपेंडेंट प्लस इंटीग्रेटेड. व्हाट इज इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड? Independence here means separation of power. That means कि legislative और executive members जो हैं उनसे judiciary को प्रोटेक्शन दिया जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया है फॉर नॉन बायस्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ जस्टिस. तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से. व्हाट डू वी मीन बाय इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड मीन्स कि एक एपेक्स कोर्ट है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, और बाकी सारे कोर्ट इसके नीचे हायरार्की की तरह काम करते हैं. दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड सिस्टम. तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में जुडिशरी में नहीं है. सो 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर. Question number 21. Which of the following is correct expression about the term secular? देखो ये terms ना बहुत easy लगते हैं कि secular मतलब religion ना होना, socialism ये वो, but still ये words बहुत अच्छे questions निकालते हैं और बहुत deeply meaned हैं, बहुत डीपली मीन्स हैं इनके, बहुत डीपली माइंड क्वेश्चंस होते हैं इसमें से. और ये वर्ड्स सिर्फ इसलिए नहीं पता होने चाहिए क्योंकि पेपर में आ रहे हैं या मेंस में आ रहे हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन या अपनी कंट्री को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन्स, राइट. इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, राइट. फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ इंडिविजुअल, वेरी राइट. ये स्टेटमेंट भी सही है. ये चीज़ मैंने बताई कि जो भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादातर होता है कि सभी सही होते हैं. अब आपको मोस्ट रेलिवेंट कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो सेकुलर टर्म प्रियम्बल में लिखा है उसका क्या मतलब है. सारे के सारे रिलीजन से रिलेटेड हैं, बट प्रियम्बल में स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है? प्रियम्बल में स्पेसिफिकली जो लिखा है उसका मतलब है दैट स्टेट डू नॉट हैव एनी रिलीजन. स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा. सो डी इज द करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 22. बेसिक स्ट्रक्चर. डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केशवानंदा भारती केस में. उस टाइम पे इंडिया का लेजिस्लेचर बहुत ही डिफरेंट तरीके से वापस से रिकंस्ट्रक्ट हुआ था या रिक्रिएट हुआ था. बहुत अच्छे से उसका मेंटेनेंस हुआ था उस टाइम पे. 42nd अमेंडमेंट एक्ट, केशवानंदा भारती केस, एंड देन 44th अमेंडमेंट एक्ट, जुडिशरी एज वेल एज लेजिस्लेचर दोनों ने बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग्स चेंज हुई थी. बहुत चेंजेस आए थे पॉलिटी ऑफ इंडिया में. तो ये वाले टाइम के जितने भी लेजिस्लेचर प्रोग्रेशंस हैं उनको ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अब डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है? डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये चेंज नहीं करना है. लेजिस्लेचर किसी भी लॉ से इस बेसिक स्ट्रक्चर को एब्रिज नहीं कर सकती है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी वी हैव सीन कि बहुत सारे लिबर्टीज, बहुत सारे राइट्स अब्रिज हुए एंड बहुत गलत तरीके से हुए. दैट्स वाई ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हमारे पास है. द
सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर इज कि जुडिशरी ने अपने आप को ये एंटाइटल किया, अपने आप को ये पावर दिया है कि वो जब चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है, मेंटेन कर सकती है, कुछ ऐड कर सकती है, कुछ निकाल सकती है. तो दे हैड गिफ्टेड दिस पावर टू देमसेल्व्स. नाउ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो हैं वो हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ये 20-25 पॉइंट्स लिखे हुए हैं लक्ष्मीकांत में, जस्ट हैव थ्रू इट. ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर. Question number 23. The famous JVP committee consists of जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल. बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है इसके स्टेटमेंट्स जो भी हैं, बिकॉज अगर आपने ये आपको ज़रा भी पता है ना कि ये किसके बारे में थी तो बहुत डीप नहीं पूछा हुआ है. एग्जामिन द केस ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकुलर पॉलिटी. सेकेंड स्टेटमेंट से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. थर्ड स्टेटमेंट सेज फॉर द रूलर्स. देन नन ऑफ द अबव. अगर थोड़ा बहुत अभी पता है कि हाँ ये स्टेट रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर थी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर पढ़ा हो तो, नहीं तो तुक्के मत मारना क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स अलग बातें बोल रही हैं. क्वेश्चन नंबर 24 नाउ. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो प्रियम्बल हमारा वो किया है वो कहाँ से लिया गया है. आई थिंक एवरीबडी अभी तक तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए. दैट इज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है एज वेल एज करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है. आई होप सबको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ तक तो हम जनरली अपडेटेड हैं आफ्टर JNK प्लस लद्दाख, पर 8 यूटीज हो चुकी हैं अब क्योंकि दामन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली मर्ज कर चुके हैं. सो वी आर हैविंग 28 स्टेट्स एंड 8 UTs. Just update your information if you are not having it. Moving on to the next question, question number 26. Which of the following are ensured in the third schedule of the Constitution? 12 शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. आपको सारे शेड्यूल्स में एग्जैक्टली क्या लिखा है ये याद होना चाहिए. और अगर नहीं भी याद है या शेड्यूल्स का ओवरव्यू के लिए या याद रखने के लिए आई यूज़ वन थिंग. आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो एक स्टेटमेंट लिख दो. दैट इज टेयर्स ऑफ अ ओल्ड PM. ये 12 शेड्यूल्स का निमोनिक कह सकते हैं हम कि है. Here T is territory, E is allowances, emoluments and salaries, A is affirmation and oaths, R is for Rajya Sabha. This is scheduled area under 5th schedule. This is other scheduled area. 7th is फेडरल लिस्ट, यानी सेंटर स्टेट के बीच में जो लिस्ट हैं वो इसमें है. देन 8th इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस. L 9th is land reforms. D is about defection. P is पंचायत एंड M is municipalities. अगर याद है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो एटलीस्ट ये याद आ जाता है, डायरेक्टली शेड्यूल से क्वेश्चंस आ जाते हैं. बट ये थोड़ा सा एक लेवल अप क्वेश्चन है कि इसमें ओथ भी कौन कौन सी हैं. तो प्राइम मिनिस्टर की ओथ है, जज की ओथ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ है, इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बाय स्टेट लेजिस्लेचर. हमें बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो कैंडिडेट्स ऑफ पार्लियामेंट का तो पता होता है. मार्क द वर्ड कैंडिडेट कि आप कैंडिडेट भी हो तो भी आपको ओथ लेना पड़ेगा. प्रेसिडेंट की ओथ जो है वो आर्टिकल 60 में कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली दी गई है. क्वेश्चन नंबर 27. ये अगेन क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. प्रियम्बल में हमने पहले भी बताया कि कैसे एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है. The fraternity possessed in the preamble is not confined to the national territory but extend towards universal brotherhood through Article 51 of the Constitution. इसका मतलब ये है कि हम इंटरनेशनल
पीस ट्रीटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे की जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनमें जो भी सपोर्ट हो पाएगा पीस रखने के लिए हम ट्रीटीज़ बनाएंगे. दिस इज़ हमारा जो फ्रेटर्निटी है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तरफ जाती है, अपने डायस्पोरा पे ध्यान देंगे एंड सो ऑन. The Democratic Republic envisaged that the preamble is not limited to political democracy but also to social as well as economic. The directive principles and fundamental rights aim to social justice in the country. बहुत general statement है. Though socialism is mentioned in preamble, the ideal of socialistic pattern of society are not present in कॉन्स्टिट्यूशन. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमारा जो सोशलिज्म है वो डिफरेंट है. सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज नहीं है बट सोशलिज्म है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज आस्क्ड. डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन 28 अगेन बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है. सबसे पहली चीज़ कि सोशलिस्ट सेकुलर 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और उसी टाइम पे ये डिबेट भी शुरू हुई थी कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, या पार्ट है तो अमेंड कर सकते हैं या नहीं. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये स्टेटमेंट थी, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. आज तक कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, 3 वर्ड्स डाले गए थे, 2 आर दिस, द अदर इज इंटीग्रिटी. ठीक है. Question number 29 now. Consider the following statements regarding citizenship. As I earlier said it earlier कि बहुत अच्छे से करो इस चीज़ को. The Constitution deals with the citizenship from Article 5 to 12, not to 12. They deal with till 11. 12 जो है वो FR में आता है. ऑल्दो आपको कोई राइट प्रोवाइड नहीं कर रहा है पर वो आपको बताता है कि व्हाट इज द स्टेट, सॉरी नॉट लॉ, स्टेट अंडर फंडामेंटल राइट्स एंड 13 स्टेट अबाउट लॉज. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब 5 वेज. अभी हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 5 वेज नहीं है, बस माइग्रेशन के ऊपर है एंड दे आर 4 इन नंबर and 6 in total, including the amendments and acts of the citizenship. In India, both citizen by birth as well as naturalized is eligible of president office. ये भी हम देख चुके थे already. C is the answer, only 3. Now question number 30. ये भी concept based question है. आपकी terminology बहुत clear होनी चाहिए. Ensures individual freedom, social justice and community based rights. All the 3 are correct. Article 1 of Constitution phrases union of state rather than federation. इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स. पहला रीज़न तो ये कि हमारे बीच में स्टेट्स में एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि जैसे यूएस में एग्रीमेंट हुआ था कि ओके चलो आओ साथ में सब लोग बैठते हैं और एक कंट्री बना देते हैं छोटे छोटे स्टेट्स बनाने की बजाय. ऐसा कोई एग्रीमेंट इंडिया में नहीं हुआ. दूसरी चीज़, इंडिया में स्टेट्स के पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है. जैसे कि स्टेट्स, इसका मतलब ये होता है कि स्टेट्स अपनी बाउंड्रीज खुद डिसाइड नहीं कर सकती. अपना कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो स्टेट्स के बारे में कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं. तो सेकंड चीज़ हुई कि वो सीड नहीं कर सकते. सीड नहीं कर सकते बाहर का मतलब है कि स्टेट ये नहीं कह सकती कि ओके फाइन अभी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना इंडिया, आई एम गोइंग बाय. ऐसा कोई भी स्टेट नहीं कर सकती है. इसलिए ये 2 रीजंस हैं कि कोई एग्रीमेंट नहीं है. सेकंड रीजन इज कि कोई भी स्टेट बाय इंडिया नहीं कह सकती है कि अभी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं अकेले रहना चाहती हूँ. देयर इज नॉट अ रिलेशनशिप लाइक दैट. तो इसलिए हमें यूनियन ऑफ इंडिया नाम दिया गया. द इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट, ये चीज़ तो हम बोल ही चुके हैं. द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक यूटीज एंड बिसाइड्स द स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ यूनियन. That's true. The state have no rights to secede from the
federation. Now statement number 2, there are other constituents like union territories beside the states as a part of union. ये statement तो बिल्कुल सही है कि states के अलावा भी इंडिया में यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो यूनियन की पार्ट हैं, पर इस फ्रेज की पार्ट नहीं है. यूनियन ऑफ स्टेट फ्रेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया की पार्ट है. सो स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. 3 says the states have no right to secede from the federation. This is right. ये दोनों ही जो हैं ये लॉज हैं इंडिया के यूनियन के लाने के, नहीं ना कि फेडरल के लाने के. So 1 and 3 are the right statement. Question number 32. Constitution of India was originally divided into 22 parts and now it is consisting of 25 parts. True. In 4 new parts we have been added by the amendments. जो 4 new parts हैं वो है 4A of fundamental duties, 9th A municipalities, 9th B corporations and 14 by 14A by tribunals. ये 4 नए एडेड हैं. The actual number of parts in the constitution is 25 but the numbering of part is the constitution till 20A. जैसे यहाँ पे A ऐड किया गया है, A B, तो पार्ट का नंबर वही है, उसी को एक्सटेंड किया गया है. तो पार्ट तो है 25 बट उनकी नंबरिंग जो है वो अभी भी 22 ही है. थोड़ा सा एनालिसिस क्वेश्चन था कि हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होती हैं पर कौन सा ऐड किया गया है, A क्यों लिखा है, B क्यों लिखा है, ये देखने वाली चीज़ होती है. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 33. हम सिटीजनशिप 2-3 बार डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द क्वालिफिकेशंस ऑफ सिटीजनशिप? ही मस्ट बी ऑफ गुड करेक्टर ऑफ कोर्स. ही हैज़ एन एडुकेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड. ऐसा कोई भी टर्म नहीं यूज है कि कोई लैंग्वेज उसे आना ही चाहिए. ही इज सॉरी क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द क्वालिफिकेशंस ऑफ द सिटीजन? अभी नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो भी हैं. द फर्स्ट ऑफ गुड करेक्टर, नॉलेज बेस्ड ऑन 8th शेड्यूल. ऑफिशियल लैंग्वेजेस जितनी भी इंडिया में हैं उसके पास एडुकेट नॉलेज होना चाहिए कि वो कम से कम सर्वाइव कर सके. ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोरल. नहीं, अगर वो रजिस्टर हो चुका होगा या रजिस्टर्ड होगा तो उसको सिटीजनशिप तो मिल ही चुकी होगी ना. आफ्टर बीइंग सिटीजन ये क्लॉज जुड़ेगा. 4th से ही मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिगेंस राइट टुवर्ड्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो ओनली 3 इज नॉट करेक्ट. वो पोस्ट सिटीजनशिप एक्ट है. क्वेश्चन नंबर 34 इज वेरी फैक्चुअल इन नेचर. ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है पॉपुलेशन. ये भी आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ हम लोगों ने कहाँ से ली है. चैप्टर 2 में ये दिया हुआ है. कॉन्करेंट लिस्ट वी आर टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, रूल ऑफ लॉ बाय ब्रिटेन, DPSP आयरलैंड एंड प्रोसीजर established by law by Japan. Now, India ceased to be domain in British Commonwealth of Nation with the passage of which of the following act? ये enactment of द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 26 जनवरी को जो एनैक्टमेंट हुआ था उसमें था डू माइंड द वर्ड एडॉप्शन एंड एनैक्टमेंट. ये दोनों वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि कब क्या हुआ था. डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37. इट्स अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान. सीट्स अलोकेटेड. ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना ही चाहिए. अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हो, जो सालों से आ रहे हैं, हर बार कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसी तरीके से स्टेटमेंट, तो प्लीज़ आप कुछ अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. नाउ आर्टिकल नंबर 3.
वन थिंग इज टू बी नोटेड इन आर्टिकल नंबर 3 and 2 कि जो भी अमेंडमेंट्स आर्टिकल 2 या 3 में होते हैं वो दोनों ही 368 में नहीं आते हैं, अमेंडमेंट अंडर 368। और ये तब हुआ था व्हेन बेरूबारी यूनियन इज गिवन टू बांग्लादेश बाय जवाहरलाल नेहरू। तो जब ये चीज़ आई थी आफ्टर जवाहरलाल नेहरू के जब स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने सॉरी नॉट बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान को जब दे दिया था ये चीज़, तब उसके बाद हमने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया था कि आप ऐसे ही किसी को टेरिटरी नहीं दे सकते हो, ये पार्लियामेंट का हक नहीं होता है, और इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। All provisions under Article 3 can be introduced in the Parliament only with the prior recommendation of the President. True. जब तक प्रेसिडेंट नहीं बोलेगा तब तक आप नहीं करोगे। चेंजेस मेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 3 इज कंसिडर्ड नहीं, चेंजेस जो 3 में हैं वो नहीं इंक्लूड होते हैं। जो फॉरेन टेरिटरीज हम के बारे में डिसीजंस होते हैं वो आते हैं अमेंडमेंट नंबर 368 के अंडर। Only one is correct. Question number 39 says, if a country adopt a federal form of government, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आप सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हो जब फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी वर्ड आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो। इफ़ अ कंट्री अडॉप्ट अ फेडरल फॉर्म, तो क्या पैटर्न्स होते हैं, मल्टीपल सिस्टम, मल्टीपल लेवल्स होंगे कि सेंटर है, फिर स्टेट है, फिर उसके नीचे लोकल बॉडीज़ आ जाती हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वुड बी देयर। एग्जैक्टली, इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ पावर तो इसका इंटीग्रल पार्ट है कि लेजिस्लेचर अपने आप काम करे, एग्जीक्यूटिव अलग काम करें, एंड एटलीस्ट और कुछ नहीं तो जुडिशरी तो फ्रीडम के साथ काम कर ही पाए। The lower level of government would be draw their authority from the central government. If any government is drawing their authority from the above one, तो ये तो यूनिटरी फीचर हो गया ना। एनी गवर्नमेंट इन इंडिया, ये जितने भी गवर्नमेंट है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देने का रीज़न या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का रीज़न ये होता है कि दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू ईच अदर। स्टेट सबॉर्डिनेट नहीं है सेंटर के, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड दे आर डिराइविंग देयर पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये स्टेटमेंट यूनिटरी इन फीचर होता है, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 40, द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अदर टू आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, शायद हमने फर्स्ट में ही पढ़ लिया था कि 24 स्पोक्स होते हैं, एंड ये 3:4 नहीं 2:3 होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय, ये प्रियम्बल के लास्ट में लिखा है कि ये किसने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था। द वर्ड इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर जितनी भी ड्राफ्ट कमिटीज़ में मेंबर्स थे या जो कमिटीज़ थी याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेजर कमिटीज़ और इंटरीम गवर्नमेंट ये सब याद कर लो। बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। सरदार पटेल इज़ द रॉन्ग आंसर, बाकी दोनों ठीक है, बाकी तीनों ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined in any court. No judgment can be made on it. पहली बात तो यही है कि 9th schedule क्या है। 9th schedule is on the land reforms, and land reforms के ऊपर पूरा पार्ट जो है वो पार्लियामेंट को ही दिया जाता है कि पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 9th schedule पहले था ही नहीं। 9th schedule इटसेल्फ पार्लियामेंट ने ही डाला है, तो ये स्टेटमेंट तो very defining है। Now the second statement say the validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined. right to property के ऊपर अभी तक कि ये लीगल राइट है, ये आपने फंडामेंटल राइट से क्यों हटाया, ये पूरा का पूरा इसी केस के ऊपर बेस्ड है। सो जजमेंट कैन बी डन
only statement 1 is correct, second statement is not correct. Moving on to the other question. ये पार्ट्स के बारे में है क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली. पार्ट्स एग्जैक्टली आपको पता होने चाहिए, शेड्यूल्स एग्जैक्टली आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पे हैं, क्या है. तो पार्ट सेकेंड ऑफ द सिटीजन, पार्ट सेकेंड इज अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री. बी इज फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, वेरी करेक्ट. यूनियन टेरिटरी पार्ट 7 है. सिर्फ यहाँ पे इट्स जस्ट अ कैच ऑफ आई, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो डाला है. इतना सिंपल क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि ये कैच ऑफ द आई हो जाता है, और हमें लगता है ये 3 तो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, तो यही होगा. क्योंकि यूटी का कई बार नहीं याद रहता, पर पहले पहले के याद रहते हैं. इट्स रिटन एज 6, नॉट 4th A. सो दिस क्वेश्चन वॉज इंटेंशनली पुट कि प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू. एंड सेकेंड स्टेटमेंट से इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव. द स्टेटमेंट्स आर बोथ इक्वल टू ईच अदर कि इक्वालिटी नहीं है तो लिबर्टी, सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू, मोर और लेस ये एक ही चीज कह रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 45. विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू. मतलब अगर लिबर्टी तो है हमारे पास, पर इक्वालिटी नहीं है कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो सिर्फ जिन लोगों के पास इक्वालिटी है या जो ऊपर हैं, ऊपर वाले लेवल पे हैं, वो ही अपने आप को ऑन द हायर लेवल रखेंगे, इन गवर्नमेंट लेवल्स रखेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल द इंडिविजुअल इनिशिएटिव. अब आप इक्वल तो हो कि ठीक है, आपको सेम अपॉर्चुनिटी मिली है, सेम रिसोर्सेज मिले हैं, पर आपके पास उनको यूज करने की लिबर्टी नहीं है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सी इज द राइट आंसर. इस क्वेश्चन में जस्ट वर्ड, सबको इक्वालिटी पता है, सबको लिबर्टी पता है, सिंपल लैंग्वेज है. कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जिसको हम कहेंगे कि स्पेशल नॉलेज का ज़रूरत है या स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का ज़रूरत है. द ओनली थिंग हियर इज कि ऊपर नीचे करके थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं ये क्वेश्चंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. अगर शेड्यूल्स याद हैं तो ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. शेड्यूल्स का या किसी भी पार्ट का एक तो क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जो डायरेक्ट कॉमन सेंस क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया कौन सा किस पार्ट में आ रहा है. दूसरे होते हैं अप्लाइड क्वेश्चन कि आपको शेड्यूल दे दिया गया है और शेड्यूल देने के बाद उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो उस क्वेश्चन में पूछा गया है. तो पहली चीज़ तो यही हो गई कि नंबर ऑफ स्टेट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, यानी कि ये नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज या नेम और स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज चेंज किए जाते हैं. तो कब ये शेड्यूल 1 में लिखा है तो ऑफ कोर्स ये तो चेंज होगा ही होगा. सेकेंड शेड्यूल में इससे कोई मतलब नहीं है. नाउ व्हाट इज इन द थर्ड शेड्यूल. थर्ड शेड्यूल इज ओथ्स एंड एफर्मेशन. इससे कोई मतलब नहीं है ओथ्स एंड एफर्मेशन का. और प्लीज़ बहुत ज़्यादा पीएचडी करने के लिए कि ओथ एंड एफर्मेशन, फिर कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे, फिर स्टेट लेजिस्लेचर की सीट्स बढ़ जाएंगी, प्लीज़ इतना दिमाग अप्लाई मत करना. मेक इट क्वाइट सिंपल. नाउ फोर्थ में है सीट्स ऑफ राज्यसभा. सीट्स ऑफ राज्यसभा विल डेफिनेटली चेंज ओनली व्हेन द नंबर ऑफ स्टेट चेंज होंगे. तो 1 and 4 आर द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंसिडर द आइडियाज. बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आना चाहिए क्वेश्चन. ये जो हमने वर्ड्स हैं जो हमने प्रिंसिपल्स लिए हैं ये रशियन रेवोल्यूशन से लिए हैं. इंडियन सोशलिज्म, एज आई सेड इट बिफोर, कि इंडियन सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन गांधीयन सोशलिज्म एंड वी do not have the distribution of resources, we have distribution of
अपॉर्चुनिटीज़, कि सबको सेम नंबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. सो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में नहीं है सोशलिज्म का मतलब. इंडियन सोशलिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टेट सोशलिज्म. स्टेट सोशलिज्म मीन्स कि पब्लिक की अथॉरिटी, पब्लिक बॉडीज़ की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, और वो रिसोर्स अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं. The second statement say it is highly influenced by Gandhian socialism. After economic reform of 1991, our social values got strengthened. After 1991, in LPG reforms, प्राइवेटाइजेशन हुआ था. प्राइवेटाइजेशन हुआ मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी जो है वो कम हो गई. तो जब ये कम हो गई, गवर्नमेंट का स्टेक कम हो गया, जो भी कम, अभी तो फिर अभी हमने कहा कि भैया रिसोर्सेज में तो है ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ में है. तो इस चीज़ का क्या पैरामीटर है? इसका ये पैरामीटर है कि जब भी बैंक्स या कोई भी चीज़ प्राइवेटाइज हो जाएगी तो वो प्राइवेट रूल्स के हिसाब से चलेगी. तब ज़रूरी नहीं है कि वो हमें सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें. आप प्राइवेट्स के पास जाकर नहीं बोल सकते ना कि हमें रिजर्वेशन दो. ये चीज़ तो आप गवर्नमेंट को ही बोल सकते हो. So third statement is also not correct. Question number 49. If India, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, if India decides to cede territory to any of its neighbors, which of the following would be used by the parliament? ये मैं बहुत क्लियर सी चीज़ है कि ये अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर में आएगा. गवर्नमेंट की मर्जी इसमें नहीं चलेगी कि पार्लियामेंट डिसाइड कर ले और कुछ भी दे दे, कुछ भी ले ले. दिस आर्टिकल जस्ट मेक थिंग्स मोर टफर. दैट्स ऑल. लास्ट क्वेश्चन, ये हार्ड क्वेश्चन है. आती हैं ये चीज़ें तो करना, नहीं आता होगा, अगर एक एक डॉक्ट्राइन नहीं पता होगा तो मत करना. कंपैरेटिवली इसके ऑप्शंस भी एलिमिनेशंस के लिए नहीं बने होते कि आपको एक भी पता है तो आप एलिमिनेट कर लो. ये चीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी सी मुश्किल होती है. डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट मींस कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है, दैट मीन्स जो पार्लियामेंट कह दे वो करना पड़ेगा, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा होता है स्पेशली. और पार्लियामेंट जैसे कि अमेंड कर सकती हैं लॉज को, लॉज बना सकती हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो इसलिए पार्लियामेंट लॉ मेकिंग एंड लॉ अमेंडिंग करती है. तो डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है हमारी कंट्री में, क्योंकि स्पेसिफिकली हमने ये यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. द सेकेंड इज लीगल प्रेसिडेंट, यानी कि जुडिशरी ही लॉ मेकिंग में आ गई. ऐसा नहीं है. जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू हम आगे जुडिशरी में और अच्छे से करेंगे, पर जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू इसे हम लॉ मेकिंग नहीं बोलते. द अदर इज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स. डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स मीन्स कि लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू जुडिशियर को एक्लिप्स कर दे, यानी कि एक ऑर्गन इतना पावरफुल हो जाए कि वो दूसरे ऑर्गन को राइज करने ही ना दे. तो ये चीज़ भी इंडिया में नहीं है. ओनली वन. यहाँ पे पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है, दैट्स ट्रू, पर लीगल प्रेसिडेंट्स नहीं है और एक्लिप्स का भी डॉक्ट्राइन इंडिया में नहीं है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे पेपर. आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से पॉलिटी में अप्रोच करना है, एज वेल एज आप किस तरीके से पॉलिटी अगर शुरू जितना भी कर लिया है कैसे रिवाइज कर सकते हैं. हम लोग ऐसी चैप्टर वाइज पढ़ेंगे. रोज़ रोज़ आपको शेड्यूल मिल चुका होगा. आई प्रेफर कि जस्ट हैव अ लुक ऑन द चैप्टर्स. एक बार रिवाइज करके पेपर दोगे तो अच्छा होगा. आज फर्स्ट डे है. आई मस्ट से कि डोंट स्किप द टेस्ट. हर रोज़ करो. 50 क्वेश्चंस की बात है. 1 घंटा भी कहने की बात होती है. 40 से 45 मिनट में एक टेस्ट हो जाएगा. सो प्लीज़ डोंट स्किप द टेस्ट. रोज़ करो, क्योंकि एक दिन का भी टाइम नहीं है. वी डोंट हैव संडेज. हम संडेज में बिलीव नहीं करती हमारी टीम. हम हर रोज़ यहाँ पे आते हैं, लेक्चर्स लेते हैं. सो आप भी संडेज में बिलीव करना बंद करो एंड प्रोसीड करो रोज़ के हिसाब से.
नाउ जैसा कि आज फर्स्ट टेस्ट है, फर्स्ट क्लास है, एक दो टेस्ट में हम लोग सोचते हैं हो जाएगा, कोई बात नहीं, रोज करूँ ना करूँ, कैसे करूँ एंड ऑल दैट. सो आई हैव अ स्टोरी टू टेल यू अबाउट. A story is about a man who is walking in a jungle. और उस जंगल में उसे एक बहुत ही एग्जॉटिक सी बर्ड दिखती है, बहुत खूबसूरत सी चिड़िया, और उसे लगता है कि मैं इसे पकड़ लेता हूँ एंड आई केज इट, मेरे घर में ये बहुत अच्छी लगेगी. लोगों को पेट्स के बहुत शौक होते हैं, कईयों को डॉग्स का, एनीथिंग लाइक दैट. तो वो बहुत एग्जॉटिक बर्ड थी. वो गया और उसने धीरे से उस चिड़िया को पकड़ लिया. जब भी उसने उस चिड़िया को पकड़ा तो इंस्टेंटली, अमेजिंगली, वो चिड़िया बोलने लगी. When the bird starts speaking, तो man was in an amaze कि यार ये क्या हो गया, चिड़िया कैसे बोल सकती है. तो that bird says कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, if you leave me, तो मैं तुम्हें 3 jewels दूंगी, 3 pieces of advice which can change your life entirely. तुम आउटलुक कैसे करते हो वर्ड को, किस तरीके से अपने आप को देखते हो, रिदम ऑफ लाइफ तुम्हारे चेंज हो जाएंगे. तो मैन थॉट फॉर अ वाइल कि यार एग्जॉटिक बर्ड है, इतनी सुंदर है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ. बट द नेक्स्ट टेम्पटिंग थॉट कम कि यार ये कुछ ना कुछ पॉइंट वाली बात तो करेगी, क्योंकि बोल सकती है. तो ही डिसाइडेड कि ठीक है, फाइन, डील डन, आई लीव यू. तो बर्ड से कि व्हेन यू लीव मी, तो मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी. जब भी मैं एक ब्रांच तक पहुंच जाऊंगी तो मैं तुम्हें सेकंड एडवाइस दूंगी, एंड जैसे ही मैं तीसरे टॉप पे पहुंचूंगी तो मैं तुम्हें थर्ड ज्वेल दूंगी. मैंने सेड ओके फाइन. तो वो उस चिड़िया को छोड़ देता है. जब वो उस चिड़िया को छोड़ देता है तो चिड़िया फर्स्ट एडवाइस देती है कि फर्स्ट एडवाइस इज डोंट रिग्रेट, टॉर्चर और टॉर्मेंट योरसेल्फ फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स. हम में से आधे से ज़्यादा लोग ना यही लेकर बैठे रहते हैं कि हमने ये, पहले हमारे साथ बचपन में ये हुआ था, मेरा भाई मेरा खाना खा जाता था, मेरे भाई ने मुझे मारा, मेरी मम्मी पापा ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया. प्लीज़ अपनी पास्ट मिस्टेक से बाहर निकलो. क्लास बंक करी, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, ओपन से करी, मार्क्स अच्छे नहीं आए, लीव ऑल द थिंग्स. आप जॉब छोड़कर यहाँ आए, सही किया नहीं किया, ये कर लेता वो कर लेता, ठीक है, हम सब इंसान हैं, सबसे मिस्टेक्स होती हैं, बट बहुत ज़्यादा रिग्रेट लेकर अपने आप को टॉर्चर करना बंद कर दो. इट्स लाइफ एंड इट्स ऑफ योर्स, प्लीज माइंड दैट. तो दैट मैन थिंक्स कि हाँ यार, हम सब ये करते हैं, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस. द सेकेंड थिंग, when she reached to the second branch, she say, now the second jewel for you is that do not believe anything beyond the common sense till you don't have the first hand proof of it. कि किसी भी ऐसी चीज़ पे बिलीव मत करो जिसका फर्स्ट हैंड प्रूव आपके पास नहीं है. जैसे कि हम सबकी बहुत ज़्यादा आदत होती है कि हम टॉपर्स वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस या बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, या स्पेशली अपने रूममेट्स को कि मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूँ, 20 घंटे पढ़ता हूँ, 24 घंटे पढ़ता हूँ, या 26 भी बोल सकता है कोई. तो डोंट बिलीव इन टू दैट. मैंने 25 बार लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तुमने ये नहीं पढ़ा, तुमने वो नहीं पढ़ा. डोंट बिलीव इन सच रबिश थिंग्स. हम सबका डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, हम सब अलग हैं, अलग तरीके से रहते हैं. किसी ने कुछ करा है गुड, नहीं करा, प्लीज बी हैप्पी इन योर ओन स्पेस. सो डोंट बिलीव इन एवरीथिंग रबिश वी आर गेटिंग टुडे. द थर्ड पीस ऑफ एडवाइस, अभी चिड़िया इज ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, बर्ड is on the top of the tree, and now she say that you idiot, you fool, तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि मैं इतनी खूबसूरत एक्सोटिक कलर्स की बर्ड हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मेरे में कुछ तो स्पेशल होगा. she said कि मेरे दोनों विंग्स के अंडर 2 इतने प्रीशियस जेम्स थे कि जिस प्रीशियस जेम्स को अगर तुम मुझे मार देते और ले लेते तो यू कैन बी एन इंस्टेंट रिच.
तो ये बात सुनते ही मैन स्टार्टिंग शाउटिंग, ही स्टार्टेड ब्लेमिंग हिमसेल्फ कि क्या है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया. टिल द वाइल व्हेन ही कम बैक टू हिज सेंसेस, तो उसने कहा ओके फाइन, इफ यू अभी जो हो गया वो हो गया, एटलीस्ट मुझे अपना थर्ड पीस ऑफ एडवाइस तो देते जाओ. तो शी सेड यू डोंट नीड इट इडियट, क्योंकि तुम्हें पहले के दो ही नहीं याद थे. मैंने बोला था ना, जो हो गया वो हो गया. Why you are regretting and started torturing yourself? And secondly, मैंने तो बोल दिया कि I have 2 jewels, मैं इतनी छोटी सी बर्ड, I am flying, क्या इतनी छोटी सी बर्ड 2 जेम्स लेकर फ्लाई भी कर सकती है? Without first hand proof, don't believe anything beyond the common sense. But since you have asked me for the third piece of advice, the third piece of advice is whatever you had, you already had, and not using it, don't chase for beyond. That means कि जितना भी नॉलेज आपके पास है, जितना भी आपने पढ़ लिया है अभी तक, जितने सब्जेक्ट्स तैयार हैं, जो पोर्शन तैयार हैं, आप उस पर फोकस करो. उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उस पर फोकस करो एंड स्टॉप चेजिंग थिंग्स. लाइफ गिव्स दैट मच, जितना हम यूज़ कर रहे हों, उससे ज़्यादा हमें तभी मिलता है जब हम जो है हमारे पास, हम वो पूरी तरीके से यूज़ कर रहे हों. तो प्लीज़ डोंट चेज थिंग्स, डोंट रन बिहाइंड द थिंग्स. दिस इज़ द third piece of advice for the man from bird, and these are again my advices also to you people. See, knowledge and makeup, I believe that knowledge and makeup both look beautiful when applied. आपके पास जो नॉलेज अगर आप वो अप्लाई नहीं कर रहे हो ना, तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. वन मेक योर लुक्स गुड, द अदर मेक्स योर life good. So use your knowledge, use your wisdom, mark these 3 things कि ठीक है यार, कुछ भी सब्जेक्ट छूट गया है, करंट अफेयर छूट गए हैं, वट एवर, डोंट बी ओवर रिग्रेट. और अब टाइम वेस्ट मत करो उस चीज़ के ऊपर. तुम्हारे रूममेट्स जो भी बकवास कर रहे हैं, मैंने ये वाले करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं, इतने बार बुक्स पढ़ लिया है, ये कर लिया है, डोंट बिलीव इन टू दैट. और जस्ट कर लिया है तो बी हैप्पी. एंड जितना नॉलेज है उनसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. जो भी पोर्शन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है वहाँ अप्लाई करो, एंड डोंट रन बिहाइंड द न्यू थिंग्स नाउ. सो दिस इज़ फॉर टुडे क्लास. दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर वी आर प्रेजेंटिंग इन द सीरीज. कल जो सेशन है वो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर है. सब ने ज़रूर पढ़ा होंगे वो चैप्टर्स, इट्स डेफिनेट. तो एक बार रिवाइज कर लेना. डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस पेपर डेली. एंड मैं बता रही हूँ कि वी डू नॉट हैव संडेज, पेपर कॉन्टिन्यूस होंगे. वी डोंट बिलीव इन संडेज एज वेल. तो रोज़ का काम रोज़ ख़त्म करो. सिर्फ अभी आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा है, ओके, फर्स्ट लेक्चर था. बाकी लेक्चर 40 to 50 मिनट्स के अंडर हैं, और 40 to 50 मिनट्स में ही आपके ये क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व भी हो जाएंगे. तो ये 1.5 घंटा करीब निकाल लो अपने टाइम लिमिट से, और रोज़ के रोज़ करो. सो वी आर कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर हेयर ओनली. बेस्ट ऑफ लक फॉर द अदर टेस्ट. अगेन वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. जय हिंद. बेस्ट ऑफ लक फॉर द other days too. Thank you.